चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़े ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स का असर घूम फिरकर सीधे हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इंटरनेशनल मंचों पर होने वाले फैसले सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके रिपलिंग इफेक्ट्स हमारे घरों और बाजारों तक आते हैं। तो आइए इन वैश्विक घटनाओं की परतों को खोलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम एक लॉजिकल फ्लो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन को समझेंगे, फिर उस तनावपूर्ण ग्लोबल माहौल के अर्थशास्त्र को डीकोड करेंगे, उसके बाद अपने देश के अंदर चल रहे क्लाइमेट क्राइसिस पर आएंगे और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलर्ट्स पर नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाल ही के यूरोप दौरे से, जिसने कूटनीतिक गलियारों में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। देखिए, उनका ये यूरोप टूर इटली के रोम में कंक्लूड हुआ और वहाँ जो बातचीत हुई वो महज एक औपचारिकता नहीं थी, एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिला है। भारत और इटली ने अपने रिश्तों को बढ़ाकर एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया है। पीएम मोदी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी का एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट भी सामने आया है। ये सच में एक अहम कदम है और ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हमारी विदेश नीति कितनी मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, एआई और क्लीन एनर्जी जैसे फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स पर बात हुई। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा रणनीतिक वजन जिस बात का है वो है आईमैक, यानी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये फ्रेमवर्क आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये कि भारत अलग अलग गठबंधनों के बीच कितना सधा हुआ बैलेंस बना रहा है। एक तरफ हमारी यूरोपियन डिप्लोमेसी है, जहाँ फोकस क्लीन एनर्जी और आईमैक पर है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन डिप्लोमेसी भी पैरेलल चल रही है। 23 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दौरा होने वाला है, जिसका पूरा फोकस ट्रेड, डिफेंस और क्वाड पर रहेगा। भारत बिना किसी एक पक्ष की ओर झुके अपनी ग्लोबल प्रायोरिटीज को साध रहा है। तो ये तो हो गई डिप्लोमेटिक हैंडशेक्स की बात, लेकिन अब सवाल आता है कि इन सब का हमारी जेब और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका एक सीधा रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर वेस्ट एशिया में अगर थोड़ा सा भी तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा डायरेक्ट असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। मार्केट सेंसिटिव हो जाता है और वहां से सीधा इम्पैक्ट हमारे रुपए की चाल पर दिखाई देता है। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक बिल्कुल डायरेक्ट लूप है। और इसी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव से निपटने के लिए बड़े रणनीतिक कदम उठाने पड़ते हैं। इस ग्लोबल अस्थिरता को काउंटर करने के लिए भारत ने रशियन क्रूड ऑयल की अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। ये कदम पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिक बफर की तरह काम कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल रिसोर्सेज को मैनेज करके इकोनॉमिक झटकों को कम किया जाता है। चलिए अब ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ा जूम इन करके अपने देश के अंदर यानी डोमेस्टिक फ्रंट पर चलते हैं। यहाँ हमारे सामने कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट से जुड़े संकट खड़े हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात इस आंकड़े की करनी जरूरी है, 10,000 से ज्यादा। ये महज एक नंबर नहीं है, ये केदारनाथ यात्रा के दौरान पैदा हुए उस संकट का एक ह्यूमन स्केल दिखाता है। इतनी बड़ी तादाद हमें बताती है कि बुनियादी ढांचे पर अचानक पड़ने वाला दबाव कितना खतरनाक हो सकता है। हुआ क्या कि भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर अचानक एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आ गया और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। उस वक्त वहां 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री फंस गए। लेकिन यहाँ दाद देनी होगी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों की, जिन्होंने रातों रात एक जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और स्थिति को कामयाबी के साथ संभाला। और सिर्फ बारिश ही नहीं, गर्मी से भी देश जूझ रहा है। एक और चौंकाने वाला नंबर है तीसरी। लगातार तीसरे दिन, जी हां, थर्ड कंसेक्यूटिव डे, भारत की पीक पावर डिमांड ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है। ये भीषण हीट वेव सीधे तौर पर हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक अभूतपूर्व दबाव डाल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक ही वक्त में कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं। एक तरफ पीएम मोदी खुद रिफॉर्म्स और मंत्रालयों की परफॉर्मेंस पर मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री लगातार एजेंसियों के साथ बैठे हैं ताकि नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी अफवाहों को तुरंत रोका जा सके। और अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो तमिलनाडु में कांग्रेस विधायकों के टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की संभावना है। मतलब हर फ्रंट पर इस वक्त काफी कुछ चल रहा है।
चलिए अपने डोमेस्टिक मुद्दों से वापस बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर अभी दुनिया में क्या-क्या अलर्ट्स चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये अलग-अलग ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स बिल्डअप हो रहे हैं। एक साथ कई चीजें हो रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर रस्साकशी जारी है। उधर अफ्रीका के DRC और युगांडा में इबोला आउटब्रेक एक बड़ा इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी बन गया है। और अमेरिका के अंदर ही सैन डिएगो की एक मस्जिद में हेट क्राइम की जांच हो रही है। और साथ ही पूर्व क्यूबन लीडर राहुल कास्त्रो पर 1996 के एक प्लेन डाउनिंग केस में आरोप तय किए गए हैं। अगर हम सिर्फ US ईरान वाले कूटनीतिक एंगल पर फोकस करें तो खबरें ये हैं कि नेगोशिएशंस अभी अपने अंतिम चरण यानी फाइनल स्टेजेस में हैं। ये स्थिति बेहद नाजुक है। एक तरफ समझौता करने की कोशिश है तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये सख्त वार्निंग भी आ चुकी है कि अगर डील नहीं होती है तो आगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? जैसे जैसे ये नए ग्लोबल कॉरिडोर्स खुल रहे हैं और साथ ही रीजनल टेंशन्स भी बढ़ रही हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है, हमारी घरेलू नीतियां इन बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात के हिसाब से खुद को कैसे अडैप्ट करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इन बड़ी ग्लोबल घटनाओं और हमारी रोजमर्रा की लोकल लाइफ को एक धागे में जोड़ता है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये एनालिसिस आने वाले समय के घटनाक्रम को समझने में बहुत मददगार साबित होगा।